कल की क्लास तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इट इज फोर्ट स्टैटिक्स। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो फिर आपको आज पता चल जाए। ठीक है, तो फोर्ट स्टैटिक्स का मतलब ये है कि एक एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ प्रीवियस जो डेटा है उसमें एनालाइज करके ये पता चला कि अपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो परसेंटेज है वो कितना अकर होता है। कहने का मतलब ये है, सपोज वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फोर्ट, तो जो फोर्ट्स का जो स्टैटिक्स है तो उसका मीनिंग ये है कि जो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ट है, वो मेरे पास एल जी फोल्ट है, डबल एल फोल्ट है, या फिर थ्री फेज फोल्ट है, या फिर और जो दूसरे फोल्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो मोस्ट अकरिंग जो फोल्ट होता है वो कौन सा है, जो तो सबसे कम ज्यादा अकर होता है वो कौन सा फोल्ट है। ठीक है, किस फोल्ट की जो सीवियरिटी होती है वो ज्यादा होती है, कौन सा फोल्ट है वो आपको कम अफेक्ट करेगा, तो उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स जो अकर होता है जिसको अपन बोलते हैं मोस्ट अकरिंग फोर्स, दैट इज द एलजी फोर्स। तो अपन अगर एलजी फोल्ट की बात करें, दैट इज लाइन टू ग्राउंड फोल्ट और द फेस टू ग्राउंड फोल्ट, तो उस लाइन टू ग्राउंड फोल्ट जो अकर होता है दैट आर 85% आउट ऑफ 100%। 100% सपोज हम टोटल फोल्ट अगर माने, तो मोस्ट अकरिंग फोल्ट इज द एलजी फोल्ट। तो आपके कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ सकता है एग्जाम में कि इट इज मोस्ट अकरिंग फोल्ट इन आवर पावर सिस्टम, इट इज द लाइन टू ग्राउंड फोल्ट दैट आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि 85% ही होगा, बट जो डेटाज हैं डेटाज के अकॉर्डिंग जो 85% के अप्रोक्स अपने एलजी फोल्ट होते हैं। दैट मीन्स कोई भी कंडक्टर अगर आपका ब्रेक होके ग्राउंड पे टच हो जाता है, दैट इज द लाइन टू ग्राउंड फोल्ट, दैट इज द मोस्ट अकरिंग फोल्ट। ठीक है, लाइन टू लाइन फोल्ट होते हैं दैट आर द 8% पार्ट आउट ऑफ 100%। लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है उसका परसेंटेज अप्रोक्स 8% के अप्रोक्स होते हैं। और जो डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट है, इट इज लाइन टू ग्राउंड फोल्ट, इट इज टू लाइन टू लाइन ग्राउंड फोल्ट। ठीक है, इट इज द डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट, वो अकर होता है ऑलमोस्ट 5% का फोल्ट। और जो सबसे कम अकर होते हैं दैट इज आर कॉल्ड द थ्री फेज फोल्ट। थ्री फेज फोल्ट अप्रोक्स लेस देन 2%। ठीक है, 85, 8, 93, 98, तो लेस देन 2% मतलब 1 से 1.5% के आसपास यहाँ पे थ्री फेज फोल्ट अगर होते हैं। बाकी जो फोल्ट्स हैं, रेस्ट फोल्ट आर द अदर फोल्ट, जो अदर फोल्ट्स हैं वो बहुत कम अकर होते हैं। बाकी जो मोस्ट अकरिंग फोल्ट है इट आर लाइन टू ग्राउंड फोल्ट, और जो सबसे कम अकर होता है दैट इज द थ्री फेज फोल्ट। राइट, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर मैं सीवियरिटी की बात करूं, तो सीवियरिटी जो मोस्ट सीवियर जो फोल्ट होता है दैट आर द थ्री फेज फोल्ट। इसकी अपन आगे बात करेंगे जब अपन फोल्ट में पढ़ेंगे। तो मोस्ट सीवियर फोल्ट इज द थ्री फेज फोल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो थ्री फेज फोल्ट होता है वो मोस्ट सीवियर फोल्ट होता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट जो करेगा वो थ्री फेज फोल्ट ही करेगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केस। कुछ एक दो एक्सेप्शनल केस है, उसके अलावा जो अपन इसको हटा दें, तो जो थ्री फेज फोल्ट होता है दैट इज द मोस्ट सीवियर फोल्ट, सबसे ज्यादा अफेक्ट वो थ्री फेज फोल्ट ही आपको अफेक्ट करे। ठीक है, तो इसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, और अगर अपने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ट अगर अपने जोन वाइज माने कि अगर आपके सपोज मान लो ओवरहेड लाइंस है, डेड केबल्स हैं, या फिर जो इक्विपमेंट है, उनमें आपका परसेंटेज क्या रहेगा। ठीक है, तो जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उनमें जो फोल्ट का परसेंटेज होता है वो नॉर्मली होता है 50% के आसपास। मीन्स अगर मेरे पास 100% फोल्ट हैं, तो ओवरहेड लाइंस में, क्योंकि मोस्टली अपने पास ओवरहेड लाइंस ही होती हैं, तो ओवरहेड लाइंस में जो फोल्ट होते हैं वो 50% असर होते हैं, दैट इज वेरी बिग क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोल्ड किसमें होते हैं, ओवरहेड लाइंस में। और जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, जो कि अंडरग्राउंड के थ्रू जो केबल्स जा रही हैं, उनमें जो फोल्ट अगर होते हैं वो अप्रोक्स 9% ठीक है। ट्रांसफार्मर में 10%, जनरेटर्स में 7%, और स्विच गियर में 12%। यहाँ स्विच गियर का क्या मीनिंग है, स्विच गियर मीन्स जो आपके अगर मैं बात करूँ सर्किट ब्रेकर, रिले जो हैं, बाकी जो अदर इक्विपमेंट है जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें जो फोल्ट होते हैं वो 12% के अप्रोक्स होते हैं।
करंट ट्रांसफर, पोटेंशियल ट्रांसफर, बाकी जो रेस्ट जो फॉल्ट है, रिले, कंट्रोल जो इक्विपमेंट्स है, उनमें जो फॉल्ट होते हैं दैट आर द 12%, राइट। तो सबसे जो मेन जो है ये दो ही, ये तीन जो है मेन है, एक तो ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल और ट्रांसफार्मर, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा फॉल्ट होते हैं, 50% से ज्यादा ओवरहेड लाइंस में, अंडरग्राउंड केबल्स में अप्रोक्स 9% और ट्रांसफार्मर 10%। देट आर ऑल द परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतने फोर्स आपके होंगे, बट ये प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना है और कुछ नहीं करना है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अगर सपोज अगर आपके पावर सिस्टम में फोल्ट अगर होता है तो व्हाट विल बी द अफेक्ट एंड व्हाट विल बी द अफेक्टिंग द इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट हाउ विल बी द अफेक्टिंग द इक्विपमेंट। तो मैंने आपको नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम पढ़ाया था, तो जो नीड में जो मैंने आपको बताया है एक तरह से वही उसके फोर्स के अफेक्ट है, ठीक है। तो इनमें कोई नया टॉपिक नहीं आएगा, जो मैंने आपको नीड बता रखी है, तो नीड से जो फोर्स अफेक्ट होते हैं उन चीजों को, तो वही पॉइंट्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर वो पॉइंट मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये वाला टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या बताया था मैंने आपको, फोर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कोई बता सकता है वन बाई वन, अगर मेरे पास फोर्स होते हैं तो फोर्स पे क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, इक्विपमेंट डैमेज होने से ओवर हीटिंग हो सकती है, और बाकी जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास अगर मैंने दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर सपोज मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे फॉल्ट क्रिएट नहीं करा या कुछ पर्टिकुलर टाइम में फॉल्ट को रिमूव नहीं करा, तो अगर मेरे पास जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो गया तो क्या कर सकता हूँ, अदर इक्विपमेंट डैमेज कर सकता है, सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, दूसरे इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अ, अ, उसमें फायर आग लग सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस हो सकता है, और वोल्टेज अनबैलेंस हो सकता है, जैसे आपने बताया करंट अनबैलेंस हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, ठीक है। तो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो सकता है, स्टेबिलिटी आपकी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज मान लो कि आपका कहीं फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट आने से आपकी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, कोई मान लो ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया और सप्लाई आपकी डिस्टर्ब होगी, सप्लाई डिस्टर्ब होने से क्या होगा, जो मेरे पास कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सप्लाई मिल नहीं पाएगी। तो कंज्यूमर को सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जो टेरिफ जो कंपनीज हैं जो कि चाहे मतलब प्राइवेट कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट जो कंपनीज है, तो उनका भी क्या होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूमर को सप्लाई नहीं कर पाएगा, कंज्यूमर को सप्लाई नहीं कर पाएगा तो उनका रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेवेन्यू का फैक्टर भी हो रहा जाता है कि जो कंपनीज है उनका जो रेवेन्यू है वो, उसका भी आपको, उसका भी जो रेवेन्यू है उसका भी नुकसान कंपनीज को हो पाएगा, ठीक है। तो एक आपका लॉस ऑफ इनकॉग्निशन आ गया, स्टेबिलिटी रिमूव हो सकती है, एक आपका रेवेन्यू वाला पॉइंट आ गया कि रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको नीट में बता रखा है, ऑलरेडी इसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शनल केसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट ना कर लीजिए, नाम से भी आ सकता है, फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्टिव हीलिंग। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास रिले और सर्किट ब्रेकर है, या रिले है और सर्किट ब्रेकर है, तो उनकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम, अच्छे से काम करने का मतलब है कि सपोज मान लो कोई फॉल्ट आया, उसको रिले ने क्या करा, डिटेक्ट ही नहीं करा, तो क्या सर्किट ब्रेकर काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो रिले और सर्किट ब्रेकर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो जो है वो काम करे, अच्छे से काम करे। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इसमें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो जितने इसको बोलते हैं इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, तो मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर इसेंशियल क्वालिटीज, ये क्वालिटी जिनमें होनी चाहिए, अगर ये क्वालिटी जिनमें नहीं होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलायबिलिटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग ये है कि सपोज मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट लग रहे हैं, सर्किट ब्रेकर है, रिले है, सीटी पीटी सब है, ठीक है। बट अगर मान लो सपोज मान लो ड्यू टू एजिंग और ड्यू टू मान लो कि बहुत सारे साल हो गए, वो जो इक्विपमेंट क्या करेगा, डिटोरिएट होगा, कुछ ना कुछ उसमें जो जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है,
तो उसका जो, अगर मान लो कि मेरे पास कोई इक्विपमेंट मैंने आज लगाया, ठीक है, अगर मैं उसको 10 साल बाद में देखूंगा तो उतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस है वो जरूरी है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मीनिंग ये है कि सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट है, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए ड्यू टू द इन द नेक्स्ट वीक और मंथ और ईयर। ठीक है, बाई कि उनकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उनकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस अगर प्रॉपर नहीं हो पाती है, दैट मीन वो सिस्टम रिलायबल नहीं है। अगर मैं उसकी इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करूंगा या टेस्टिंग नहीं करूंगा, तो सिस्टम क्या है, वो आगे जाकर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिलायबल सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट है, जो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उनको प्रोटेक्शन पे लगाया गया है, ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी मेंटेनेंट। मेंटेनेंस उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, उनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। अगर मान लो सपोज ड्यू टू एजिंग, सपोज मान लो कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस नहीं करोगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी है, जिसमें सिस्टम आपका तभी आपका रिलायबल रहेगा, तभी मैं कभी फॉल्ट आने पर वो सिस्टम काम, जो रिले हो सके कर वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पर मेंशन की है। ए प्रोटेक्टिव रिलिंक शुड बी रिलायबल। द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम उस पर्टिकुलर सिस्टम की किस पे डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट। ऑब्वियसली बात है कि किसी प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब किसी भी पावर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो पावर सिस्टम में सारे इक्विपमेंट आ गए, सर्किट ब्रेकर आ गया, रिलेज आ गई, सीटीज और पीटीज आ गई। ऑल इक्विपमेंट must be must be maintenance। ठीक है, the proper maintenance also plays an important role in improving the reliable operation of the system। तो किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए जरूरी है कि वो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो। अगर अगर मान लो प्रॉपर मेंटेनेंस अगर नहीं हो पाती है, तो सिस्टम वो काम नहीं करेगा। तो reliability cannot be expressed in mathematical expression but can be judged by statistical data। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि रिलायबिलिटी जो है, अपन जो प्रीवियस डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, फिर आगे कौन सा, किस तरह का फॉल्ट आ जाए, अलग तरह का फॉल्ट आ जाए, वो बता नहीं सकते। जो प्रीवियस डेटा है उसी के हिसाब से अपनी जो रिले सर्किट ब्रेकर है वो डिजाइन करेगी। ठीक है, बट इनहेरेंट रिलायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिजाइन विच इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस की जो स्पेलिंग है वो गलती हुई, आई, ठीक है, लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो ये जो आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करेगी उनकी मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे से आगे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ अफेक्ट भी हैं जो यहाँ पर मैंने बता रखे हैं। रोबस्टनेस, सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, सिस्टम की जो मैंने आपको रोबस्टनेस का जो है एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम में बताया था, रोबस्टनेस सिस्टम होना चाहिए। हाई कॉन्टेक्ट पेस होना चाहिए। अगर आपका जो हाई कॉन्टेक्ट पेस नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। डस्ट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस रखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें ड्यू टू एजिंग उसमें डस्ट जाएगी, तो डस्ट भी आपका फ्री होना चाहिए। गुड कॉन्टेक्ट मटेरियल, जिस मटेरियल का आपने बनाया है उसके जो कॉन्टेक्ट है वो अच्छे होने चाहिए। गुड वर्कमैनशिप, जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखें। एंड केयरफुल मेंटेनेंस, और जो वर्कमैन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी केयरफुल मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली फॉर रिलायबिलिटी, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड प्रॉपर प्रॉपर मेंटेनेंस, और मैं कहूँ कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए अगर सपोज वो खराब हो रखा है, तो उसका जो है रिप्लेसमेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट मस्ट बी देयर। ठीक है, अगर मान लो कोई सिस्टम खराब हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट भी जरूरी है। दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, दूसरा है सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर टू टर्म्स, सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। That is selectivity is the ability of protective system to identify the faulty part correctly। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो जब भी सिस्टम में फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने पर क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, दैट इज रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो रिले डिटेक्ट द फॉल्ट, दे सेंस द फॉल्ट। रिले क्या काम करता है, वो काम करता है उस पर्टिकुलर फॉल्ट को सेंस करता है, ठीक है, पता लगाता है, और यही पता लगाता है कि कौन से जोन में फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो रिले क्या करेगा, पर्टिकुलर फॉल्ट को सेंस करेगा, उस पर्टिकुलर फॉल्टी पार्ट को भी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो उसने सेंस तो कर लिया कि फॉल्ट है, बट ये भी तो पता लगाएगा कौन से पार्ट में। तो दो काम कर देगा रिले, एक फॉल्ट को सेंस किया और फॉल्टी पार्ट को पता लगा। फिर क्या करेगा रिले, क्या करेगा, उस जो उसने सेंस करा है उसकी जो कमांड जो है वो किसको देगा, सर्किट ब्रेकर को देगा। और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा,
जो मेरे पास फॉल्टी पार्ट है, जहाँ फॉल्ट है, फॉल्टी पार्ट जो हेल्दी पार्ट से क्या कर देगा, उसको ओपन कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो जो सिलेक्टिविटी का जो काम है, सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फॉल्टी पार्ट करेक्टली। मतलब ये पता लगाएगा कि जहां पर फॉल्ट हुआ है उसका सही पता लगाए। ऐसा नहीं है कि सपोज मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और 40 किलोमीटर पे फॉल्ट आया है और रिले जो है वो 60 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है, उसको करेक्ट बताना जरूरी है, ठीक है। तो उसकी दैट मीन्स सिलेक्टिविटी और फॉर द रिले, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी क्या हुई? सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम टू आइडेंटिफाई फॉल्ट द करेक्टली, ठीक है। अगर मान लो कि 40 किलोमीटर पे फॉल्ट आया है और 60 किलोमीटर पे फॉल्ट आया, दैट मीन्स सिलेक्टिविटी इज नॉट गुड, उसकी सिलेक्टिविटी सही नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्ट करना जरूरी है। And second part is discrimination. To disconnect that part without affecting the rest of healthy part of the system. That means the discrimination means the distinguish between the healthy part and faulty part. ठीक है। distinguish का मतलब क्या है? distinguish का मतलब यह है, discrimination का मतलब क्या है? faulty part और healthy part को, faulty part और healthy part को अलग करना, ठीक है। faulty part और healthy part को अलग करना, that is the just 1 second hold. तो मैं आपको क्या बता रहा था? सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया था। तो डिस्क्रिमिनेशन मींस दैट इज डिस्क्रिमिनेशन मींस द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉल्टी पार्ट एंड हेल्दी पार्ट। फॉल्टी पार्ट और हेल्दी पार्ट को क्या करना है? अलग करने का काम। और वो अलग करने का काम कौन करता है? इट इज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इट इज सर्किट ब्रेकर। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं। एक, एक तो मेरे पास रिले आ रही है, एक है मेरे पास सर्किट ब्रेकर आ रही है, राइट। तो सिलेक्टिविटी का काम कौन कर रहा है? रिले कर रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन का काम कौन कर रहा है? सर्किट ब्रेकर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इट मींस selectivity is the ability to protective system to identify the faulty part correctly. faulty part को सेंस करके और पता लगाएगा कौन से पार्ट में। इट इज डन बाय द रिले। एंड डिस्क्रिमिनेशन का काम कौन कर रहा है? सर्किट ब्रेकर कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेल्दी पार्ट एंड faulty पार्ट, ठीक है। इट इज द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और हिज फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट ये कब आएगा? दैट इज अंडर अबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्वालिटी ऑफ पर्टिव सिस्टम इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल कंडीशन एंड अबनॉर्मल कंडीशन। तो बात वही है जो मैंने ऊपर लिखी है। नॉर्मल कंडीशन, अबनॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन विदाउट फॉल्ट, अबनॉर्मल कंडीशन विथ फॉल्ट, ठीक है। And protective system should operate only at the time of abnormal condition and not at the time of normal condition. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? सपोज मान लो मेरे पास सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है और उस टाइम पर भी सपोज सर्किट ब्रेकर डिले सेंस करके और कैसे भी करके ऑपरेट कर जाए, मतलब कोई सिस्टम में फॉल्ट आए ही नहीं तब भी ऑपरेट कर जाए, तो वो कंडीशन ही मेरे पास सही नहीं। मतलब जब कोई फॉल्ट आए ही नहीं है और जब भी आपका रिले वो सेंस करके सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाए, दैट मीन्स वो वाली कंडीशन इसमें काउंट नहीं होगी। मतलब कोई फॉल्ट आया ही नहीं है और फॉल्ट नहीं आने कंडीशन में ऑपरेट कर जाए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कब होगा? अंडर अब नॉर्मल कंडीशन, नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जब आपका नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, सप्लाई आपकी चालू है, ठीक है। और जब फॉल्टी पार्ट आएगा तभी सिस्टम को क्या करना है? तभी सर्किट को क्या करना है? ऑपरेट करना है, ठीक है। दैट मीन्स सिलेक्टिविटी फॉर द रिले एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर द सर्किट ब्रेकर। इन दो पार्ट में किसी को डाउट है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो आप पूछ सकते हो।
क्लियर है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। सपोज मेरे पास एक जनरेटर, मैंने एक एग्जांपल यहाँ दे दिया है, तो मेरे पास दो जनरेटर है, ठीक है। मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ये सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, और एक बस बार है, और बस बार के दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर होंगे, ठीक है। ये बस बार है, इसकी तरफ दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर, ये अगेन दोबारा बस बार है, तो दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर, और दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन है, और यहाँ मैंने बस बार के दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, और सप्लाई यहाँ पर सपोज ये वापस यहाँ पे भी बस बार है, और यहाँ पर मैंने लोड लगा रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो सिस्टम जो है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑलरेडी आपको पता है। अब मेरा समझाने का जो पर्पज है वो आप समझिए कि सपोज वी हैव कंसीडर, सपोज मेरे पास ये फॉल्ट है, इसको भूल जाइए, F1 को आप भूल जाइए। सपोज मान लो कि ये F2 इस ट्रांसमिशन लाइन में, इज पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज इस लाइन में मेरे पास यहाँ पे फॉल्ट है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फॉल्ट आया है, तो मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था उस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं कि इस पॉइंट पे सपोज फॉल्ट आया है, तो इस पॉइंट पे फॉल्ट आने के बाद मतलब क्या है, फॉल्टी पार्ट मेरे पास ये वाला है। तो या तो सर्किट ब्रेकर कौन सा ऑपरेट करेगा, 1 करेगा, या सर्किट ब्रेकर 2 ऑपरेट करेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फॉल्ट। अब ऐसा नहीं हुआ कि इसी सर्किट ब्रेकर सपोज 3 है 4 है, सपोज इसको मैं 5 और 6 मान लेता हूँ, ये 5 और 6 है। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉल्ट यहाँ पर आने के बाद में ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाए, ठीक है। वो कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वो जो सर्किट ब्रेकर है वो मेरा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सर्किट ब्रेकर 1 और 2 काम नहीं करे, इसका मतलब मेरे पास जो सर्किट ब्रेकर है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्ट आने की कंडीशन में या तो सर्किट ब्रेकर 1 ऑपरेट करेगा या फिर 2 ऑपरेट करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फॉल्ट। अगर मेरे पास फॉल्ट अगर नियर टू सर्किट ब्रेकर 2 है तो सर्किट ब्रेकर 2 ऑपरेट करेगा, इफ फॉल्ट इज नियर टू सर्किट ब्रेकर 1, सर्किट ब्रेकर 1 ऑपरेट करेगा। अपन डिस्कस करेंगे जब अपने पास जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन आएगा, डिस्टेंस प्रोटेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे तो ये सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इतना समझ लिए कि इसके आसपास वाले सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेंगे, ये वाला नहीं करना चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मल कंडीशन में आपके पास कोई भी अदर सर्किट ब्रेकर जो अदर इक्विपमेंट है वो ऑपरेट नहीं कर, ठीक है। सपोज अपन अगर मैं फॉल्ट 1 की बात करता हूँ, सपोज मेरे पास फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इस केस में या तो सर्किट ब्रेकर 3 ऑपरेट करेगा या सर्किट ब्रेकर 4 ऑपरेट करेगा। इसका मतलब ये कि बाकी में से कोई सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द फॉल्ट। क्लियर है यहाँ तक? योहानी रिपीट करना है, मैं देखा नहीं आपका, ये वाला पॉइंट रिपीट करना है, सिलेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन वाला, ठीक है। देखो देखो सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो अपन बात कर रहे हैं कि रिले और सर्किट ब्रेकर में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे जिससे मेरा जो फॉल्टी पार्ट, जो फॉल्ट जब आए तब सिस्टम में सर्किट ब्रेकर रिले ऑपरेट करे, तो अपन उसकी बात करें। तो अपना जो सेकंड पॉइंट था दैट इज सिलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है? सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी of the protective system to identify or detect the fault part correctly। इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है, फॉल्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब फॉल्ट क्रिएट हुआ है सपोज मेरे पास, तो फॉल्ट को सेंस का काम कौन करेगा? रिले। फॉल्ट को सेंस करने का काम कौन करेगा? रिले। उसने फॉल्ट को सेंस कर लिया, ठीक है, वो तो सही है, चलो फॉल्ट को सेंस कर लिया। बट सपोज जहां पे फॉल्ट आया, सपोज मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन में 50 किलोमीटर पे कोई फॉल्ट आया, ठीक है, और जो रिले बता रही है कि वो 70 किलोमीटर पे है, दैट मीन्स वो करेक्ट नहीं बता रही है। दैट मीन्स उसमें वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि फॉल्ट को सेंस करे और फॉल्टी पार्ट जहां पे है उसको पता भी लगे, ठीक है। दैट इज पार्ट द सिलेक्टिविटी, उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। डिटेक्ट करना और सिलेक्ट करना बात है कि उसको सिलेक्ट करना, डिटेक्ट करना, ये काम कौन करेगा? रिले करेगी। फिर क्या होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि फॉल्ट को सेंस करा जाता है रिले के द्वारा, रिले रिले सेंस करती है और कमांड देती है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या करता है? फॉल्टी पार्ट जहां पे फॉल्ट आया उस फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट को अलग करता है, ठीक है। तो अलग करने का जो काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? सर्किट ब्रेकर। और जो अलग करने का जो प्रोसेस है फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट को, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दैट मींस वी आर discriminate or the distinguish between healthy part and faulty part, that is done by the circuit breaker, and that is process is called the discrimination, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्क्रिमिनेशन में भी
जो फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट अलग हो रहा है वो तभी होना चाहिए जब आपकी अब नॉर्मल कंडीशन आए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मान लो नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, जब कोई फॉल्ट आया ही नहीं है उस टाइम पे ऑपरेट कर जाए। दैट इज नॉट आर रिक्वायरमेंट, वो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो दो सिलेक्टिविटी का काम कौन कर रहा है, रिले कर रही है, और डिस्क्रिमिनेशन का काम कौन कर रहा है, सर्किट ब्रेकर कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट तो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज द स्पीड एंड टाइम। तो ये तो आपको अंडरस्टूड होगा इतना कि जो भी मेरे पास रिले सर्किट ब्रेकर है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सपोज कोई फॉल्ट को क्लियर करने में मैं ज्यादा टाइम लगा लेता हूँ तो क्या कर सकता है, अदर इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होगा वो बहुत कम होगा, बहुत माइन्यूट टाइम, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में। अगर मैंने दो तीन सेकंड लगा दिए फॉल्ट को क्लियर करने में, रिले सर्किट ब्रेकर, तो क्या होगा, इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, वो बाकी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव सिस्टम में जो मेरे पास रिले सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं उनकी स्पीड जो है वो प्रोटेक्टिव की स्पीड तो आपकी फास्ट नहीं चाहिए, टाइम है मेरा पास बहुत कम होना चाहिए। और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, a protective system must disconnect the faulty system as fast as possible. If the faulty system is not disconnected for a long time, then ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, the devices carrying faulty currents may get damaged। जो faulty current, जो हायर जो करंट्स होंगी वो डिवाइस को डैमेज कर सकती हैं। The failure leads to reduction in system voltage, जो मैंने आपको अभी बताया। Such low voltage may affect the motors and generator running on the consumer side। पर आपने देखा होगा कि आपके जब घरों में जब लो वोल्टेज आ जाता है तो क्या होता है, कई बार सिस्टम डैमेज हो जाता है। जब मान लो आपके पास सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड नहीं है, एमसीबी कनेक्टेड नहीं है, तो आपको बताया जाता है कि घरों के अंदर आपके पास इक्विपमेंट के लिए एमसीबी लगी होनी चाहिए। जिस घर में एमसीबी नहीं लगी हुई है तो वहां पर आपके जो इक्विपमेंट है, लाइक टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, अगर आपके रनिंग कंडीशन में है तो लो वोल्टेज कंडीशन में वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर मस्ट बी देयर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। लो वोल्टेज कंडीशन में जो मेरे पास जो भी लोड है, लोड कैसा भी हो सकता है, ठीक है, मोटर हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी आपके पास लोड है, कंज्यूमर साइड को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इफ फॉल्ट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर सपोज मान लो मेरे पास वो फॉल्ट जो है 20 मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड में क्लियर होना चाहिए, तो मैंने 5 to 6 सेकंड लगा दिया, देन सब्सिक्वेंटली अदर फॉल्ट्स में गेट जनरेटेड। मतलब एक फॉल्ट से दूसरे फॉल्ट जनरेट हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ऑल डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि जनरेटर अलग लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर अलग लगा हुआ है, वो इंटरकनेक्टेड है। मान लो कोई फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर में आया, पावर ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट आया, और वो पावर ट्रांसफर में कोई फॉल्ट आने पर सपोज क्लियर नहीं हुआ और वो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, सर्किट ब्रेकर ने काम नहीं करा, तो क्या होगा कि जो फॉल्ट है वो फॉल्ट दूसरे इक्विपमेंट को डैमेज करेगा, और दूसरे इक्विपमेंट को डैमेज करेगा। इसका मतलब क्या है, डैमेज करने का मतलब वहां पे भी एक कोई नया टाइप का कोई फॉल्ट आ गया। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फॉल्ट, ठीक है, कैसा फॉल्ट आएगा वहां पे भी। तो ये दो तीन मैंने आपको कारण बताए, इसके कारण अपन क्या होना चाहिए, अपना जो सिस्टम है वो फास्ट होना चाहिए और जो टाइम जो है वो बहुत कम लगना चाहिए। ठीक है, देट आर द मेन पर्पज ऑफ द, इस पॉइंट का जो है पर्पज यही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाँ, जो टोटल जो टाइम होता है मेरे पास, जो फॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं, इट इज डिफाइंड बाय द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो है, जो आपको डिटेल में पावर सिस्टम 2 में आपको पता चल जाएगा। पावर सिस्टम में फोर्थ क्लियरिंग टाइम के बारे में पूरा डिस्कशन है, पूरा दो यूनिट है, तो आप इसमें अच्छे से पढ़ोगे। तो फोर्थ क्लियरिंग टाइम जो होता है वो रिले ने जो टाइम लिया और जो सर्किट ब्रेकर ने जो टाइम लिया, तो दोनों आएंगे, रिले टाइम और सर्किट ब्रेकर टाइम। मतलब फॉल्ट आने से लेके, मतलब रिले ने जो सेंस किया वहां से लेके, और जो सर्किट ब्रेकर ने उस फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट को अलग किया, उन दोनों का जो टाइम मिला के उसको कहते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। मतलब फॉल्ट क्लियरिंग टाइम का मतलब है
रिले ने जो टाइम लिया और जो सर्किट ब्रेकर ने टाइम लिया, दोनों को मिला के वो बोलूंगा दैट इज फॉल्ट लेन टाइम। ठीक है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट in the instant of final arc interruption of the circuit breaker, जो faulty part और healthy part को remove किया, it arc interruption is called the fault clearing time, the sum of the relay time and the circuit breaker time, दोनों का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, ये आपको डिटेल में आपको अंकित सर पढ़ा रहे होंगे, तो आपको वहां पे इसका पूरा डिस्कशन होगा अच्छे से। ठीक है, हाँ ठीक है, और वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताई है वही मैंने चीज यहाँ पे रिपीट कर दी। रिले टाइम द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फोल्ड अकरेंस एंड द इंस्टेंट ऑफ क्लोजर ऑफ रिले कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट होते हैं, रिले कॉन्टेक्ट और सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट। ठीक है, वो मैं आपको इस टॉपिक के जस्ट बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट, रिले कॉन्टेक्ट। तो रिले कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो जो रिले कॉन्टेक्ट होते हैं वो एनओ से एनसी बनते हैं, और जो सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट होते हैं वो एनसी से एनओ बनते हैं। वो मैं आपको जस्ट बताऊंगा अभी किस तरीके से बनेंगे। द सर्किट ब्रेकर टाइम इज द टाइम टेकन बाय द सर्किट ब्रेकर टू ऑपरेट द ओपन द कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, रिले का जो कॉन्टेक्ट होगा वो क्लोज होगा तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन होंगे। मतलब रिले का जो कॉन्टेक्ट है वो एनसी एनओ से एनसी बनेंगे, और सर्किट ब्रेकर जो कॉन्टेक्ट है वो एनसी से एनओ बनेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट। एंड टू डिस्टिंग्विश आर्क कंप्लीटली, तो को रिमूव कर देगा। एंड द फोल्ड क्लीन टाइम शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल टू द हाई स्पीड ऑपरेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये मैंने चीज जो है यहाँ पे रिपीट करी, जो मैंने यहाँ पे बताया वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई। ठीक है, तो आपका जो स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस point, third point, speed must be fast and time must be less. It is the time is that is fault clearing time. Okay? इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज द सेंसिटिविटी। फोर्थ पॉइंट इज सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का मीनिंग नाम सुन के आपको पता लग गया होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी इज फॉर द रिले। तो रिले का जो सेंस करने का जो प्रोसीजर है, जो सेंस करती है उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। तो रिले जो है उसका सेंस करने का जो लेवल है वो कितना होगा, मतलब रिले जो सेंस करेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसकी सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिले टू ऑपरेट विथ लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। वो किस पे काम करेगी, लो वैल्यू पे काम करेगी, हाई वैल्यू पे काम नहीं करेगी। को बता सकता है ऐसा क्यों? भाई कोई रिले है तो रिले तो सेंस करेगी तो हाई वैल्यू पे सेंस करना चाहिए, लो वैल्यू पे क्यों सेंस करेगी? अगर हाई वैल्यू पर सेंस कर लेगी तो इतनी देर में तो इक्विपमेंट को डैमेज कर देगी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम इज द एबिलिटी ऑफ द रिले टू ऑपरेट विद लो वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। तो मेरे पास जो रिले है वो काम किस पे करेगी, लो वैल्यू पे काम करेगी। ठीक है, लो ऑपरेटिंग वैल्यू पे काम करेगी। लो ऑपरेटिंग वैल्यू पे काम करेगी तभी उसको सेंस कर पाएगी। ठीक है, इसको सेंस करेगी। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं लिखा उसको आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। द सेंसिटिविटी फैक्टर इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई नॉट। आई एस इज द मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट, आई नॉट इज द मिनिमम ऑपरेटिंग करंट। दैट मीन्स Ks इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by I नॉट। आई नॉट इज द मिनिमम ऑपरेटिंग करंट, जिसपे मिनिमम ऑपरेटिंग करंट का मतलब जिस पर्टिकुलर करंट पे वो रिले ऑपरेट करेगी। ठीक है, मिनिमम ऑपरेटिंग करंट का मीनिंग जिस पर्टिकुलर करंट पे वो ऑपरेट करेगी वो मिनिमम करंट। इसलिए अपन बात कर रहे हैं लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। मतलब लो वैल्यू पे क्या होगा, अगर ये वैल्यू अगर लो होगी इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर लो वैल्यू करंट होगी तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, इसको अच्छे से सेंस कर पाएगी। दैट मीन्स दैट्स व्हाई we use
लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको इसके जो सेंसिटिविटी फैक्टर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो मैंने यहाँ पे रिपीट करा है, इंडिकेट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी एट विच द प्रोटेक्शन स्टार्ट ऑपरेटिंग इन रिलेशन विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट इन द प्रोटेक्टेड जोन। का क्या मीनिंग है, जो मैंने आपको अभी रिपीट करा, कि जो भी मेरे पास फॉल्ट करंट होगी, तो फॉल्ट करंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई सिटी है, ठीक है, वो सपोज मतलब उसकी जो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट मैंने रखा है 1000 एम्पियर, ठीक है। मान लो नॉर्मली में फ्लो हो रहा है 700-800 एम्पियर के आसपास फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सेट कर दिया कि सपोज मान लो कि 1000 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगी तो रिले ऑपरेट कर देगी, ठीक है। इसका मतलब 1000 क्या होगी कि मिनिमम ऑपरेटिंग करंट होगी जिसपे वो ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम फॉल्ट करंट है उसको भी मैं डिफाइन करना पड़ेगा मुझे कि मिनिमम फॉल्ट करंट की कितनी है जिसपे ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो मिनिमम ऑपरेटिंग अपना डिसाइड करेगा कि रिले का ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो उसी की अपन बात कर रहे हैं, लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी, ठीक है, जिसपे वो ऑपरेट करेगी, ठीक है। अब रिले की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स पे, ठीक है। तो कौन सी रिले रिले की जो सेटिंग्स होती है उन पे कुछ रेटेड वैल्यू लिखी होती है कि कोई 5 VA की रिले है, 5 वोल्ट एम्पियर की रिले है, कोई मान लो कि 1 वोल्ट एम्पियर रिले है, जो मैंने VA में बता रखा है। नॉर्मली रिले जो होती है वो केवी और एमवी में लिखते हैं, तो केवी में काम करती है, ये मैंने VA में लिखा है। तो छोटी रेटिंग से तो नॉर्मली ये केवी में होते हैं, ठीक है, पावर रेटिंग्स में, ठीक है। तो रिले सेंसिटिविटी इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट एम्पियर। जो रिले की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सपोज एक जो रिले है वो 5 वोल्ट एम्पियर की रिले है, आपको बताना तो आपको आइडिया लग जाएगा, तुम बताओगे तो। एक है वो 5 वोल्ट एम्पियर की रिले है, एक मेरे पास 2 वोल्ट एम्पियर की रिले है। इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, 5 वोल्ट एम्पियर की या 2 वोल्ट एम्पियर की? सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी इनमें से? एक टू में वी ए की। 2 VA की। तो आपको मतलब क्लियर हो गया कि जिसकी जो करंट है वोल्टेज तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो करंट, इसके जो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। इसकी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका जो सेंसिटिव फैक्टर है वो कम होगा, और इसका सेंसिटिव फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जो T2VA की जो रेटिंग से जो रिले है वो ज्यादा सेंस कर पाएगी। तो मैंने वही यहाँ पर बता रखा आपको, द इनपुट टू द रिले नेसेसरी कॉजेस ऑपरेशन स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर द वैल्यूज ऑफ वोल्ट एम्पियर इनपुट, मोर सेंसिटिविटी इज द, तो मोर सेंसिटिविटी ये काम करेगी। दस 1 वोल्ट एम्पियर रिले इज मोर सेंसिटिव देन 5 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो 1 वोल्ट एम्पियर की जो रिले होगी वो ज्यादा सेंस कर पाएगी 5 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सेंसिटिविटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम ऑपरेटिंग करंट, ठीक है। तो इसी को अपन आप उल्टा भी कह सकते हो कि भाई मिनिमम ऑपरेटिंग करंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग होगी वो आपका कम पे काम करेगी, नहीं कि ज्यादा पे काम करेगी, ठीक है। दैट आर द फोर्स फैक्टर दैट इज द सेंसिटिविटी। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये आपके दो दो नंबर में आ सकते हैं, जो जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए ना, ये वो दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आ सकता है। उनमें आपको पूछ सकता है रिलायबिलिटी बताओ, उसमें ये सिलेक्टिविटी डिस्क्रिप्शन बताओ, तो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो या तो फंक्शनल केसेस को पर्टिकुलरली पूछेगा, या फिर ये चारों फैक्टर दे देगा, रिलायबिलिटी, सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटिविटी, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। और इंडिविजुअल पूछेगा तो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपका टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया। एक फैक्टर और बचा है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेबिलिटी मीन्स लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। अगर आपका जो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म में कम से कम दो तीन बार बता चुका हूँ कि लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, अगर आपका जो जनरेटर है, सिंक्रोनस जो जनरेटर है, वो अगर अपना सिंक्रोनिज्म लूज कर देता है, दैट मीन्स वो इनस्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है, तो वो वाली कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, कि सिस्टम स्टेबल रहे, सिंक्रोनस स्टेबल रहे, वो अपनी जो लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता रहे, उसको पावर फीड करता रहे। अगर वो उसको पावर फीड नहीं कर पाएगा, दैट मीन वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा,
जनरेटर अपना सिंक्रोनिज्म लूज कर देगा, जिसमें उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। दैट मस्ट बी देयर। तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इज द स्टेबिलिटी पॉइंट, ठीक है। अब जो मोस्ट, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, या आप ऑलरेडी शायद ये वाला टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे शायद पावर सिस्टम में, टिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट करता है, या पढ़ चुके हो ये वाला पॉइंट, सर्किट ब्रेकर वाला पढ़ चुके हो ना। तो ये वाला टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक जो है आपके रिपीट होंगे यहाँ पे। तो इसमें अच्छी बात है आपके लिए, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टिप सर्किट के अंदर मैंने एक जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में मैंने एक बस बार लगा रखी है। ये जो एक्चुअली क्या है कि जो ये जो सर्किट है, वो नॉर्मली क्या होता है, बस बार का जो ऑपरेशन होता है यूं होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने समझने के पर्पज से वर्टिकल बना रखा है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि वर्टिकल है, जैसे बस बार होती है, आपका जनरेटर होता है, फिर बस बार होती है, फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर होता है, ये बस बार होती है, ये मेरे पास जनरेटर सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस बार है, ये इसके बाद में ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, पर मैंने हॉरिजॉन्टल की बजाय ये वर्टिकल बना रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, वर्टिकल है ये, है तो हॉरिजॉन्टली, समझने के पर्पज से मैंने वर्टिकल बना रखा है, ठीक है। तो आपके पास ये बस बार है और ये ट्रांसमिशन लाइन है। उस ट्रांसमिशन लाइन में मैंने एक सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट लगा रखे हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिकल स्विच, दिस इज द मैकेनिकल स्विच, ठीक है। और इस ट्रांसमिशन लाइन में मैंने सीटी लगा रखा है, और सीटी की जो सेकेंडरी है उससे मैंने एक रिले कॉइल कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। और जो रिले कॉइल है, देट आर द टू कॉइल्स, रिले कॉइल एंड द सर्किट ब्रेकर कॉइल, दिस इज द सर्किट ब्रेकर कॉइल, ट्रिप कॉइल, ठीक है। और ये मैंने इस ट्रिप कॉइल, सर्किट ब्रेकर कॉइल से एक डीसी बैटरी लगा रखी है, और इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक मैकेनिकल स्विच लगा रखा है, इट आर द रिले कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इट इज सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट एंड रिले कॉन्टेक्ट, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइल, रिले कॉइल एंड सर्किट ब्रेकर कॉइल, ठीक है। अब सपोज इस ट्रांसमिशन लाइन में सपोज यहाँ पे फॉल्ट आया, ठीक है, सपोज यहाँ पे फॉल्ट आया, तो फॉल्ट आने पर क्या होगा, करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नॉर्मल कंडीशन की अपन बात करते हैं जब फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सर सीटी की जो सेकेंडरीज है उसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो करंट सीटी का काम क्या होता है, करंट को रिड्यूस करने का काम होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में सपोज उसकी जो सीटी जो सेकेंडरी जो करंट है सपोज 5 एम्पियर है, ठीक है। और मान लो सपोज फॉल्ट आया, फॉल्ट आने पर जो सीटी की जो प्राइमरी होगी उसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। और सीटी के प्राइमरी में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिटी जो सेकेंडरी में भी क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज स्टेप करंट ट्रांसफॉर्मर, इट इज करंट ट्रांसफॉर्मर। तो सिटी की जो सेकेंडरी में अगर करंट रिड्यूस होगा, दैट मींस अफेक्टेड दैट रिले कॉइल, इस रिले कॉइल को अफेक्ट करेगी, तो क्या कर देगा, जो सर्किट में कॉन्टेक्ट क्या होंगे, नॉर्मली एनओ से क्या बन जाएंगे, एनओ से एनसी बन जाएंगे। नॉर्मली ओपन से नॉर्मली जैसे क्लोज हुआ, जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लोज हुए, तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर्किट जैसे कंप्लीट हो गया तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, अगर करंट फ्लो होने लग जाएंगी तो इंडक्टर क्या होगा, एनर्जाइज होगा। और इंडक्टर जैसे ही एनर्जाइज होगा तो ये क्या था पहले, नॉर्मली क्लोज था, एनसी से क्या बन जाएगा, नो बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एनर्जाइज होके मैकेनिकल स्विच को पुल आउट करेगा यहाँ से, ठीक है। जैसे पुल आउट करेगा तो ये स्विच क्या हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे। और जैसे कॉन्टेक्ट ओपन हुए तो अपना जो है फॉल्टी वाला पार्ट जो है वेल्दी पार्ट से अलग हो जाएगा, राइट। इट इज द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसमें जो एक काम कौन कर रहा है, कि सर्किट ब्रेकर जो टिप सर्किट है ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट क्लोज करे, तो सर्किट पाथ ये कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में एनर्जाइज हुआ, एनर्जाइज होकर इसने इसको खींच लिया, जैसे ही इसने इसको खींचा तो मेरे पास कॉन्टेक्ट है ओपन हो गया, पॉजिटिव पार्ट और हेल्दी पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, कि आपने पढ़ रखा है इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, तो आपको पढ़ रखा है ऑलरेडी आपने, ठीक है। ये क्लियर है ये वाला पार्ट। अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, कि सपोज मेरे पास एक इंडक्टर है, और इंडक्टर में सपोज मैं एक डीसी सप्लाई लगा लेता हूँ, डीसी से डीसी सप्लाई, ठीक है।
when an inductor, it is accept, when inductor is connected to DC supply, then what will happen? When inductor is connected to DC supply, then what will happen? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा सर। शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने ये इसको मैग्नेटिक स्विच को क्लोज करा, तो ये सेम सर्किट बन गया, इंडक्टर है और ये डीसी बैटरी है। तो डीसी बैटरी में लगाऊंगा एक इंडक्टर पे, क्लोज सर्किट है, इंडक्टर वही सर्किट है, तो इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाना चाहिए था, शॉर्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ शॉर्ट? सेम सर्किट है, जैसे मैंने क्लोज करा, इंडक्टर है, ये डीसी बैटरी है, डीसी बैटरी लगाया तो ये शॉर्ट हो जाना चाहिए था। बट ट्रांसफॉर्मर तो ऐसे होता है, डीसी बैटरी लगाया तुमने, शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो जाना चाहिए था, शॉर्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ शॉर्ट? हो जाना चाहिए था ना, सर्किट ब्रेकर का सर्किट है, आपको दिख रहा है यहाँ से साफ साफ क्लियर, वो सर्किट बन रहा है, तो शॉर्ट क्यों नहीं हुआ है? होगा नहीं, ये कंफर्म है। यहाँ क्यों नहीं हुआ भाई? वही सर्किट वही है, सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, डीसी बैटरी है, इंडक्टर है, यहाँ भी डीसी बैटरी है, इंडक्टर है, तो यहाँ शॉर्ट क्यों नहीं हुआ? रिले लगी हुई है इसलिए। रिले, रिले का क्या फिट हो? रिले का कोई फिट नहीं, ये मैं सिर्फ सर्किट की बात कर रहा हूँ, ये सर्किट जो है, इस सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो सर्किट सेम है, सर्किट सेम है, डीसी बैटरी इंडक्टर, यहाँ भी डीसी बैटरी इंडक्टर, ठीक है, सर्किट इज सेम। तो सर्किट सेम है तो डीसी सप्लाई के तो शॉर्ट होना चाहिए, तो शॉर्ट क्यों नहीं है? हो जाना चाहिए था ना भाई, और आप खुद बताओ कि शॉर्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था? तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है जो आपने पढ़ रखा है। तो कोई बता सकते हैं? देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं आप स्टार्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज दोबारा दोबारा रिपीट करी है कि जो भी सर्किट, जो फॉल्ट को फॉल्ट को स्टार्ट होने से लेके, जो फॉल्ट मेरा क्रिएट हुआ, जो फॉल्ट मेरा आया था, वहां से स्टार्ट होने से लेके जो मेरा फॉल्ट क्लियर होगा, जो कॉन्टेक्ट मेरे सर्किट के ओपन होंगे, उसमें टाइम कितना लगेगा? मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड का। तो जो जितना भी सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेशन हो रहा है, पोर्ट को स्टार्ट होने से लेके ओपन होने तक, वो आपका मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देट देट फॉर द ट्रांजिएंट ऑपरेशन, देट इज द ट्रांजिएंट, नॉट द स्टेडी स्टेट। और जो ये करंट है, देट आर द स्टेडी स्टेट करंट। तो हाँ, जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा, उसके पहले ही कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा। समझ रहे बात को? मतलब ये जो है कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा जब ये ट्रांजिएंट चल रहा हो, मतलब स्टेडी स्टेट में आने नहीं देगा इसको, तो मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में इसको दूर कर देगा, तो शॉर्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर टाइम ज्यादा लगता है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इतना टाइम ये जो सर्किट है उसको लगने नहीं देगा, इसको खींच लेगा उससे पहले, तो शॉर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो देट आर ऑल ऑपरेशन फॉर द ट्रांजिएंट ऑपरेशन, इस पूरा ट्रांजिएंट है, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में, एंड दीज आर द स्टेडी स्टेट करंट, तो स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, तो ये मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में इसको खींच लेगा और ये शॉर्ट हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये जो पूरा ऑपरेशन अपने पास बहुत मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में, बहुत कम टाइम में ऑपरेशन होता है पूरे। ठीक है, तो अपन कल बात करेंगे। ये मेरा सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन हो गया, नेट्स जो अपन जोन ऑफ प्रोटेक्शन टाइम हो गया, तो कल बात करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।